हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और बिजनेस सर्विसेज के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंकिंग का। बैंकिंग अपने आप में एक मेजर सर्विस है जो बिजनेस फर्म्स को या बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होती है। इसके जो सिंपल डेफिनेशन है और उसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, यानी कि जो बैंक होते हैं उनके कौन कौन से काम होते हैं, उन कामों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमाओं को स्वीकार करना। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो बैंक होते हैं इनका काम होता है मनी एक्सचेंज का, यानी कि ये पैसे लेते हैं और पैसे देते हैं। तो लेने का काम जो होता है वो होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, यानी कि जो पब्लिक सेविंग्स होती हैं, जो पब्लिक के पास पैसा होता है उनको क्या करते हैं, ये डिपॉजिट करते हैं। तो जब ये डिपॉजिट करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक तो हो जाएगा पब्लिक और एक हो जाएगी आपकी बैंक। तो बैंक क्या हो रहा है, बैंक पैसे ले रहा है। तो जैसे पब्लिक है, वो पब्लिक जब बैंक को पैसे देती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट बैंक जो है वो पब्लिक को देती है। क्योंकि जब बैंक से आप लोन लेते हो, बैंक का पैसा यूज़ करते हो, तो बैंक भी आपसे इंटरेस्ट देती है। अब हमारा पैसा जब बैंक यूज़ करेगी तो बैंक भी हमें क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी। तो डिपॉजिट्स जो होती हैं उन पर क्या किया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ पर जो आपका पैसा होता है वो कुछ अकाउंट्स के अंदर रखा जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट जो होता है वो मेनली बिजनेस फर्म्स स्टार्ट करती हैं। करंट अकाउंट जो होते हैं उनके अंदर आप एक दिन के अंदर कितनी बार पैसे डिपॉजिट करवा सकते हो, कितनी बार पैसे निकाल सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन हम इसलिए इसको खुलवाते हैं। ये अकाउंट इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि आप इसके साथ में अपने सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को बाई बैंक कर सकते हैं और आपको इसके लिए अलग से कोई विशेष प्रकार का पेमेंट भी नहीं करना पड़ेगा। एक होता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट जो होता है वो सेविंग को प्रमोट करने के लिए ओपन किया जाता है, जिससे पब्लिक सेविंग्स करने के लिए प्रमोट हो अपने आप। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप एक दिन में कितनी बार पैसे जमा तो करवा सकते हैं, लेकिन निकालने पर कुछ रेसिस्टेंस होते हैं, कुछ प्रतिबंध होते हैं। उन प्रतिबंधों को यहाँ पे क्या होते हैं आपके माना गया है। इसका मतलब ये है कि जब आप पैसे जमा कराओगे तो वो पैसे आपके बैंक के पास कुछ देर तक रहेंगे। वो रेस्ट्रिक्शंस जो बैंक ने लगाए हैं कि आप पैसे निकालने पे कुछ लिमिट है, उतना ही पैसा निकाल सकते हैं। इससे आपका पैसा बैंक के पास कुछ समय के लिए रहेगा। मतलब कि इस अकाउंट पर आपको क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो इंटरेस्ट है वो आपकी सेविंग पर आपको दिया जा रहा है। नंबर 3 पे आता है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कौन सा होता है कि वो अकाउंट जिसमें आपने अपने पैसे को फिक्स्ड रूप से डिपॉजिट किया है, यानी कि आपने स्थायी रूप से उस पैसे को जमा कर दिया है। यानी कि जैसे मान लो मेरे पास कुछ पैसे ऐसे हैं जो मेरे अभी यूज़ में नहीं आ रहे। सपोज दैट मेरे पास 50,000 रुपये हैं, तो मैंने 50,000 रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दिए। और यहाँ पर ये जो टाइम ड्यूरेशन है, सपोज दैट वो 5 ईयर्स का है। तो 5 ईयर्स तक मैं इन पैसों को क्या नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। ये इस पे रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं। अब 5 साल तक जो बैंक है वो मेरे 50,000 रुपये जो है उनको यूज़ करेगी। तो इसका मतलब उनको एक काफ़ी लंबा टाइम और काफ़ी बड़ा अमाउंट यूज़ करने को मिल गया है। इसलिए इस पर जो इंटरेस्ट होगा वो भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है उस पर आपके डिपॉजिट पे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा एक आता है बेटा आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है उसको बोलते हैं हम आरडी अकाउंट। और आरडी अकाउंट जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के अंदर बार बार इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा कराते हैं। और जैसे ही उसका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है, जैसे ही आप उसको मैच्योरिटी डेट उसकी कंप्लीट होती है, तुरंत ही आपको वो पैसा विद इंटरेस्ट मिल जाता है।
तो ये 4 तरह से जो बैंक है वो आपके पैसों को एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो पहला फंक्शन आपको समझ में आ चुका है कि बैंक आपको आपके जो डिपॉजिट्स होती हैं, आपकी जो सेविंग्स होती हैं, उनको अपने पास एक्सेप्ट कर लेता है। नंबर सेकंड पे बात करेंगे हम लैंडिंग ऑफ फंड्स के बारे में। लैंडिंग ऑफ फंड्स, तो जैसे बैंक पैसे आपके एक्सेप्ट करता है वैसे ही आपको बैंक पैसे देता भी है। हम जानते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेज़ को चलाने के लिए, सेटअप करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कुछ खर्चे होते हैं, और उन सबको पूरा करने के लिए बैंक आपको लोन्स देते हैं। तो ये जो लोन्स हैं वो आपको मिलते हैं विभिन्न तरह के आपके टाइप्स में, जिसमें हम बात कर सकते हैं। जैसे आपका एक होता है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट को आप नगद साख बोलते हैं, और ये जो आपका लोन है इसमें आपको कोई भी असेट्स अपनी कोलेटरल रखवा के बैंक के पास, और आप बैंक से क्या कर सकते हैं, इजीली लोन ले सकते हैं। इसके अलावा एक फैसिलिटी होती है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट की। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम बैंक अधिविकर्ष भी बोलते हैं, अधिविकर्ष। और ये जो आपका लोन है इसमें आपको अपने जो डिपॉजिटेड अमाउंट है खाते में, उससे एक्सेस अमाउंट, उससे ज़्यादा अमाउंट निकालने की फैसिलिटी मिलती है। तो जो ज़्यादा पैसे निकालोगे वो आपके ऊपर लोन मान लिया जाता है, और उस पर बैंक आपसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। ध्यान रखना है आपको, जब भी बैंक लोन देता है, ऋण देता है, तब आपसे बदले में क्या लेगा, वो ब्याज लेगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं टर्म लोन की। टर्म लोन जो होते हैं वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के होते हैं, फ़िक्स टर्म के होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, टर्म लोन या अवधि ऋण कहते हैं। और इसके अंदर आपके होम लोन, व्हीकल लोन, इस तरह के लोन्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तो इस तरह के आपके जो लोन्स हैं वो आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स के द्वारा भी क्या करते हैं, लोन्स फैसिलिटी देते हैं। जैसे मान लो आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर ढेर सारे बिल्स हैं, और उन सारे के सारे बिल्स को आपको मैच्योरिटी डेट से पहले विड्रॉ करवाना है, तो आप बैंक के पास जाके उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। इसके बदले में बैंक आपको पैसा देता है। लेकिन अगर मान लो जो पार्टी, जो डेटर उस बिल का पेमेंट करने वाला है, उसने पेमेंट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में जो भी एक अमाउंट का जो लॉस बैंक को होने वाला है वो बैंक अपने ऊपर नहीं रखेगा, बल्कि जो पेमेंट आपको एडवांस में किया चुका है उसको आपके ऊपर क्या मान लिया जाएगा, लोन मान लिया जाएगा। तो इस तरह के लोन भी आपको मिलते हैं। नंबर थर्ड पे हम बात करेंगे चेक फैसिलिटी के बारे में। बैंक जो होता है वो आपको चेक फैसिलिटी देता है। चेक क्या है, चेक एक अनकंडीशनल पे ऑर्डर है। एक चेक एक अनकंडीशनल पे ऑर्डर है जिसके अंदर कोई भी अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से पैसे पेमेंट करने का बैंक को ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक चेक, मेरा सपोज दैट मेरा बैंक अकाउंट है, तो मैंने क्या किया, एक चेक लिया है, चेक बनवाया है, इसमें उस बंदे का नाम लिखा जिसको पेमेंट करना है, यहाँ पे अमाउंट लिखा और यहाँ सिग्नेचर कर दिए। तो ये एक पे ऑर्डर हो गया, किसके लिए, बैंक के लिए। बैंक, मैंने जिसको परमिट किया है बैंक को पैसे देने के लिए, उस बंदे को क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। तो इस तरह से आप बाई चेक ईजिली पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बैंक के जो चेक होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं बेरर चेक, इसे हम यात्री चेक भी कहते हैं, और एक होता है क्रॉस चेक, इसे हम रेखांकित चेक कहते हैं। देखो बेरर चेक कौन सा होता है, बेरर चेक वो चेक होता है जिसमें आपने जब उसको इशू किया तो उसका पेमेंट आपको बैंक पे जो विड्रॉ विंडो है उस पे जाके मिलेगा। यानी कि आपने तुरंत ही चेक को बैंक में लगाया और बैंक से आपको पैसे मिल जाएंगे, उसे कहते हैं हम बेरर चेक। और जो क्रॉस चेक होता है, क्रॉस चेक से आप पैसे निकाल नहीं सकते, जबकि आपको वो चेक जो होता है वो डायरेक्ट अकाउंट होल्डर के खाते में डायरेक्ट जमा कराना पड़ेगा। भाई जैसे मान लो ए ने बी के नाम से एक चेक दिया, और बी ने बैंक की विंडो पे जाके चेक दिया और उससे पैसे ले लिए, तो उसको बोलेंगे हम बेरर चेक। कौन सा चेक, बेरर चेक। और क्रॉस चेक कौन सा होता है कि ए ने चेक इशू किया और वो चेक डायरेक्ट बी के अकाउंट में ही जमा करवा दिया, मतलब हमने पैसे विड्रॉ नहीं किए, बल्कि वो चेक जो है वो डायरेक्ट बी के अकाउंट में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया।
तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो अमाउंट है वो बी के खाते में चुपचाप पहुंच जाएगा बिना आपको पैसे निकाले, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम कैसा, क्रॉस चेक। तो इस तरह से चेक की फैसिलिटी भी मिलती है। इसके अलावा नंबर 4 पे हम बात कर सकते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस ऑफ फंड को आप ट्रांसफ़र ऑफ फंड भी पढ़ सकते हैं। फंड का मतलब होता है धन या कोष, और ट्रांसफ़र का मतलब होता है हस्तांतरण। यानी कि आपके ऑर्डर पर, आपके कहने पर जो बैंक है वो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र की फैसिलिटी भी देते हैं। यानी कि अगर मान लो आपके अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो आपको वो फैसिलिटी भी बैंक देता है। इसके बदले में कुछ चार्जेज़ आप बैंक को देने पड़ेंगे। बैंक हर चीज़ के लिए कुछ चार्जेज़ लेता है, क्योंकि उसकी जो कमाई है वो इंटरेस्ट और कमीशन पर ही बेस्ड है। कि अगर मान लो आप कोई सर्विस लेते हो तो वो कमीशन लेगी, अगर आप कोई चेक डिस्काउंटिंग करवाते हो तो वो डिस्काउंट लेगा, अगर आपने लोन लिया तो आपसे वो ब्याज लेंगे। तो इस तरह से उनकी जो कमाई होती है बैंकों की होती है, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स है, इसमें आपके NEFT, RTGS इस तरह के कुछ तरीके हैं पेमेंट ट्रांसफ़र करने के। अगर मान लो आपने कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है तो उसका पेमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, बैंक के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें बैंक को आप क्या करेंगे, इस चीज़ के लिए परमिट करेंगे कि वो आपके अकाउंट से एक सर्टेन अमाउंट, एक फ़िक्स अमाउंट किसी दूसरे व्यक्ति के या सेलर जिससे आपने माल ख़रीदा है उसके खाते में क्या करवा दें, जमा करवा दें, ठीक है। तो इस तरह से फ़ंड का ट्रांसफ़र भी करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्विसेज और हैं, अदर सर्विसेज में कौन सी आती हैं, नंबर 5 पे हम बात करेंगे अदर सर्विसेज के बारे में। अदर सर्विसेज में जैसे डिस्काउंटिंग ऑन बिल्स, जो बिल होते हैं कंपनीज़ के पास डेटर्स से रिलेटेड, उन सारे बिल्स को डिस्काउंटिंग करने का काम भी कौन करता है, बैंक करता है। जैसे मान लो कोई कंपनी ने माल उधार बेच दिया, और माल उधार बेच दिया तो अब क्या होगा कि उसका पेमेंट जो है वो 2 महीने बाद मिलेगा, लेकिन हमको 15 दिन के बाद ही चाहिए, और पार्टी देगी नहीं क्योंकि उसने 2 महीने का प्रॉमिस किया है। तो उस बिल को हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटिंग करवा सकते हैं। कहाँ, बैंक जाकर बैंक कुछ पैसे काट के इंटरेस्ट के, और आपको सारा पेमेंट जो है बिल का वो आपको कर देता है, और जो पार्टी है वो डायरेक्ट बिल का पेमेंट किसको करती है, फिर बैंक को करती है। तो इसकी फैसिलिटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा होती है अंडर राइटिंग फैसिलिटी। अंडर राइटिंग फैसिलिटी को अभिगोपन सुविधा बोलते हैं। अभिगोपन सुविधा एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर बेचती है और पब्लिक उन शेयर्स को ख़रीदने में इंटरेस्ट नहीं लेती, तो वो बैंक के सामने प्रपोजल रखती है कि आप उन शेयर्स को मार्केट में सेल करो। क्योंकि कंपनी की वैल्यू मार्केट में कम है, कंपनी को लोग कम जानते हैं, वो अभी नई नई बनी है, लेकिन बैंक को तो पब्लिक जानती है ना। अब बैंक कोई चीज़ बेचेगी तो उस पर ट्रस्ट रहेगा और उसके जो शेयर्स है वो इजीली बिक जाएंगे। लेकिन बैंक कर रहा है बिजनेस, तो वो शेयर्स को बिकवाने के लिए कुछ चार्जेस लेगा, तो उसको हम कहेंगे अंडर राइटिंग कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन कौन लेता है, बैंक लेता है, और कंपनीज के शेयर्स को पब्लिक में बिकवाने में हेल्प करता है। उस सारी फैसिलिटीज़ को हम अंडर राइटिंग फैसिलिटी कहते हैं। जो शेयर्स अंडर राइटिंग के लिए बैंक ने परचेज़ किए कंपनी से, सपोज दैट वो शेयर पब्लिक ने बैंक से भी नहीं खरीदे, तो वो सारे शेयर्स बैंक को खुद को खरीदने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो कमाई है, जो फैसिलिटी है, वो चार्जेस या कमीशन के रूप में बैंक को हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो फंक्शंस हैं बैंक्स के, वो आपने 5 तरह के पढ़े। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे हम बैंक के बारे में, दूसरे चीज़ों के बारे में। थैंक यू।